नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज हमारी जो क्लासेस चल रही थी हिंदी साहित्य के इतिहास के, आपने देखा होगा ना, 10 मिनट में 30 क्वेश्चन, रैपिड फायर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे ये। तो 10 मिनट में 30 प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के। तो ये तीसरी क्लास है। रोज एक क्लास आप लोगों के लिए आती है, इसलिए चैनल से जरूर जुड़िएगा। एक क्लास आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन क्लास होती है जिसमें वैकेंसीज वगैरह की जानकारी आपको दी जाती है। तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा और पूरा वीडियो देखिएगा, हर क्वेश्चन आपके लिए एक लाभदायक क्वेश्चन होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है उसमें क्या दिया हुआ है, देखो। आचार्य, यहां पर आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो पहला प्रश्न है, आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उनका जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का विकास। याद रखना, किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य के विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन आप सबको पता है 1929 ईस्वी में हुआ था, ये सबको पता है। फिर अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ किसको कहा जाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। तो यही सबसे लोकप्रिय है। एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको इन प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। आगे, इतिहास लेखन की सबसे विकसित जो पद्धति है, आपको पता है ना 4 पद्धतियां हैं, 5वीं भी गिनी जाती है। तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित जो पद्धति मानी जाती है वो विधेयवादी पद्धति को माना जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक, भारतीय साहित्य की भूमिका, ये एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य इतिहास के लिए और इसके जो राइटर माने जाते हैं वो है रामविलास शर्मा। क्या नाम है? रामविलास शर्मा। फिर अगला प्रश्न आता है मेरे मित्रों, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले कौन हैं? हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्य काल है, रीति काल, उसको कला काल के नाम से किसने पुकारा था? तो वो यहां पर हो जाएंगे रमाशंकर शुक्ल रसाल। क्या नाम है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। फिर अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार किसको कहा जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। फिर देखो अगला प्रश्न यहां पर, वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीति काल कहने वाले कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। एक एक प्रश्न काम का प्रश्न है। अगर आपको ये प्रश्नों का बुकलेट मंगवानी है, इन प्रश्नों की बुकलेट अपने घर पे मंगवानी है, तो ये जो बुकलेट आती है वो ये है, ब्रह्मास्त्र नोट्स से आती है साथियों। ये पूरी की पूरी बुकलेट आपके घर पे पहुंचेगी। लगभग इसमें 5 से 6 हजार प्रश्न है और ये इस बुकलेट का मात्र जो प्राइस है वो 350 रुपए है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर पे पहुंच जाएगी, जिसको भी लेनी है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शायद ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं। हम लोग यहां पर 10 मिनट में कितने प्रश्न? 30 प्रश्नों की श्रृंखला हमने शुरू करी है, तो ये श्रृंखला कंटिन्यू जारी रहेगी। चलिए अब आगे अगला प्रश्न आता है हमारा यहां पर, और अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का। यह बहुत बार क्वेश्चन आया है, याद रखना, बहुत छोटा सा कथन है तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, यह कहने वाले कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं मैं। फिर यहां पर अगला प्रश्न है, पंडित विश्वनाथ मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। भाई पंडित विश्वनाथ ये कहते हैं कि रीति काल का नाम क्या होना चाहिए? श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग क्या हो जाता है? बंद हो जाता है।
ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कथन है, बहुत अच्छा कथन है, और ये किसका कथन है, ये कहां से लिया गया है, कौन से प्रकरण से लिया गया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे पुराना चावल ये बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन है। पहली बात तो ये याद रखो, ये कथन किसका है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, और ये इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें आदिकाल है, आदिकाल के कौन से प्रकरण में ये कथन लिखा हुआ है, तो प्रकरण नंबर 4 में ये कथन लिखा हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि ये कौन सा, ये किसका कथन है। तो जैसे पुराना चावल बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों की व्यवहार योग्य समझी जानी चाहिए थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और उनकी पुस्तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुई थी, उसमें भी आदिकाल में प्रकरण नंबर 4 से ये लिया गया है। फिर अगला प्रश्न आता है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है। आचार्य शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं, यानी कि किस ग्रंथकार की रचना साहित्यिक कोटि की नहीं मानी जाती। सिद्धों और योगियों की जो रचनाएं हैं वो साहित्यिक कोटि की नहीं मानी जाती। याद रख लेना प्रश्नों को। अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। हिंदी साहित्य इतिहास का वो प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक भी अधूरा माना जाता है, वो है हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास। और ये किसने लिखा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अभी तक भी अधूरा माना जाता है, वो किसके लिए कहा गया है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और किसने लिखा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। याद रख लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब वही प्रश्न आ गया वापस। यहां पर देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक, हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक यहां पर किसको माना जाता है, गंगा प्रसाद सिंह को। फिर एक बार पढ़ रहा हूं, हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि, यह पुस्तक है, इसके लेखक किसको माना जाता है, गंगा प्रसाद सिंह को माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, और अगला प्रश्न है, किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है। ऐसा कौन सा साहित्य इतिहास ग्रंथ है जिसको आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है, और वो है हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। क्या नाम है, हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है, किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को भी रेखांकित किया है। किसने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में या अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को भी रेखांकित किया है, वो कौन है, वो है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। क्या नाम है बच्चों, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो याद रखना इन प्रश्नों को। आगे, हिंदी साहित्य के इतिहास काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले काल विभाजन का जो प्रयास किया गया था वो किसने किया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा किया गया था। आगे है, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को क्या नाम दिया था। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने अपने साहित्य ग्रंथ में जो आरंभिक काल को नाम दिया, वो नाम दिया था चारण काल। याद हो जाएगा, क्या नाम दिया था, चारण काल नाम दिया था। आगे देखो, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने जो हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, कब से माना, 8वीं सदी से माना है। कब से माना है, 8वीं सदी से माना है। अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक यहां पर किसको माना जाता है, पादरी एडविन ग्रिब्स को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की जो समय सीमा मानी है, संवत 1890 विक्रम संवत से लेकर के विक्रम संवत 1925 तक मानी है। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक किसको माना जाता है, यह हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक माना जाता है, पादरी एफ.ई. के माना जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, और ये कथन है गार सादत तासी का।
याद होना चाहिए ये। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। और ये कथन किसका है? गार्सद तासी का कथन है, याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया था। प्रथम उत्थान का जो समय था 1868 ईस्वी से लेकर के 1893 ईस्वी तक। फिर अगला प्रश्न है, पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक किसको माना जाता है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी को पुरानी हिंदी ग्रंथ का लेखक जो है चंद्र शर्मा गुलेरी को माना जाता है। अपभ्रंश को उन्होंने पुरानी हिंदी कह के पुकारा था। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो कौन है? सरप्पा। आप सबको पता है हिंदी साहित्य इतिहासकार जो जिनको प्रथम जो हिंदी का प्रथम कवि जो मानते हैं वो है सरप्पा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श। क्या नाम है? हिंदी साहित्य विमर्श। और इसके लेखक माना जाता है पुद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी को माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान कालावधि निर्धारित किए। विक्रम संवत 1925 से लेकर विक्रम संवत 1950 तक। फिर अगला प्रश्न है, दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश दिया गया है? याद रखना, दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश दिया गया है? वो है 12वें काल विभाजन में स्पष्ट निर्देश दिया गया है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है कि दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जो ग्रंथ है, ये जो पुस्तक है, ये जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और कैसा लगा ये सेशन ये भी बताइएगा, और इसको जारी रखना चाहिए ये भी बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर करना। और इन प्रश्नों से आपको बहुत फायदा होगा। एक क्लास आपकी इसकी आनी है। रैपिड फायर क्लास होती है, 10 मिनट में 30 प्रश्नों की क्लास होती है साथियों। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।